अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सऊदी अरब में जो दारुल हुकूमत रियाद है, वहाँ अमरीकी एम्बेसी के ऊपर धमाका हुआ है बड़ा खौफनाक। और उसके मनाज़र जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी ये सोशल मीडिया पे आई है खबर, कुछ इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसकी तस्दीक अभी नहीं हो सकी, लेकिन ये धमाका रिपोर्ट हुआ है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी वो ये कि अमरीकी वजीर जंग, इसका नाम पहले वजीर दिफा होता था, वजारत दिफा थी, वजारत जंग उसको कर दिया डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम कुछ शायद अलग थे। तो ये जो वजारत जंग है, इसके वजीर पीट हेगसेट, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल कर सुने तो आपको कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। यानी सारी कहानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर है। यानी उनके जुमले, उनके अल्फाज तो आप एक तरफ रख देना, उन्होंने कुछ बड़ी मुतासब बातें भी की हैं दीन को लेकर, इस्लाम को लेकर, मज़ाहिब को लेकर। खुद उनके अपने अकायद दुनिया जानती है, लेकिन चलें सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बात करते हैं। काफी फिक्रमंदी उनके चेहरे पे नजर आ रही थी। फिर एक तजब्जुब था, एक बौखलाहट थी उनके चेहरे पे नजर आ रही थी। फिर जो वो अल्फाज बोल रहे थे ना, वो बार बार उनके होंठ खुश्क हो रहे थे, वो अपनी जबान अपने होंठों पे फेर रहे थे बार बार। वो अपना वजन बरकरार नहीं रख पा रहे थे। कभी एक टांग के ऊपर सारा वजन डालते थे, कभी दूसरी टांग के ऊपर सारा वजन डालते थे। ये चीजें बताती हैं कि जो बोलने वाला है वो पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, और जो सिचुएशन वो बताना चाह रहा है एक्चुअली वो सूरत-ए-हाल नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज में कोई एतमाद नहीं था, अपना वजन बार बार वो शिफ्ट कर रहे थे, और कुछ अल्फाज को वो चबा चबा के जानबूझकर जोर देकर बोल रहे थे कि मेरी बात में वजन नहीं है तो कम से कम मेरे बोलने में वजन पैदा हो जाए। ये हमने पाकिस्तान में भी होते हुए देखा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी कहानी सुना रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दो तीन बड़ी अहम बातें की। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जल्दी एक बड़ा हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर। और देखें, ये बात ठीक है कि अमेरिका को कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा और इस लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की तवक्कुआत के बिल्कुल उल्टा चला गया काम। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा बाकी लोगों की तरह कि जमीन पे हमने फौजें नहीं भेजनी। हम जमीन पे फौज भेज सकते हैं, जमीनी फौज उतार सकते हैं ईरान के अंदर। और ईरानी तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह कोई फौज उनके हत्थे चढ़े और वहां जमीन पे कोई फौज उसी तरह आ जाए जैसे इराक में या अफगानिस्तान में आई थी, तो इनको लग पता जाएगा। अमरीकी जर्नैल खुद कह चुके हैं कि उन्हें शिकस्त हुई अफगानिस्तान के अंदर। हम 20 साल तक लड़ते रहे और उसके बाद हुकूमत वापस उन्हीं लोगों ने ले ली जिनके साथ हम 20 साल तक लड़ते रहे। तो वहां पे एक शिकस्त हुई थी, हम रजीम भी बदल नहीं सके वहां पे। तो इसी तरह ईरान के अंदर ये कैसे जीत जाएंगे? ईरान की बड़ी लंबी तारीख है, वो बहुत सख्त लोग हैं और वो तो बदले की बात कर रहे हैं उनके लोग। यानी अगर आप ईरान और इसराइल के बीच में मुवाजना करना चाहें, बहादुरी का फर्क आप करना चाहें, तो आपको साफ नजर आ रहा है जितने इसराइली शहरी हैं वो बंकरों के अंदर घुसे हुए हैं, नीचे तहखानों के अंदर घुसे हुए हैं। जितने ईरानी शहरी हैं वो शहरों के अंदर बाहर निकल के फिर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में वो सड़कों के ऊपर इज्तिमा कर रहे हैं। बड़े बड़ी तादाद में निकल रहे हैं लोग। वो क्यों निकल रहे हैं? वो खामनाई के शहादत के बाद लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। तो ईरानी दिलेर कौम है, उनकी एक बहुत बड़ी तारीख है। इसराइली जो हैं वो अब बुज़दिली दिखा रहे हैं, उनके पास सहूलतें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा आसान पसंद हो गए हैं, उनकी जिंदगी बहुत आसान हो गई है, आसाइशों वाली जिंदगी है। तो वो सारे बंकरों में चले जाते हैं, वो लड़ने में बिलीव नहीं करते और वो कोशिश करते हैं कि उनके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने इसराइल को तख्ता मश्क बना लिया। इसराइली शहरों के ऊपर वो ऐसे बम मारता है जैसे बारिश कर रहा है बमों की, और छोटे और बड़े मिसाइल ईरान इस्तेमाल कर रहा है। फिर मिसाइलों की तादाद भी उनकी बहुत ज्यादा है, इस बारे में कोई रिपोर्टें भी आ गई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो ईरान ने एक और दावा किया कि जो अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार एक शिप है, बहुत बड़ा बहरी जहाज है, बेड़ा है अमेरिका का, वो इस खित्ते से दूर भाग रहा है और वो यहां से पीछे हट रहा है। और उसकी वजह यह है कि ईरानी मिसाइलों की हदूद से वो बाहर निकलना चाहता है, और उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत कीमती है, उसके ऊपर उनके तैयारे भी हैं, उसके ऊपर उनकी बड़ा सेटअप लगा हुआ है। अगर वो तबाह हो जाता है तो अमेरिका का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुनिया को जिन अपने बहरी बेड़ों के जरिए से अमेरिका दबाता है उनमें एक बहरी बेड़ा ये भी है। तो ईरान का ये दावा है कि वो इस खित्ते से भाग रहा है। दूसरा, ईरान का दावा है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अमेरिकन फौजी मारे हैं, जबकि अमेरिकन ने अब एतराफ किया है कि 6 फौजी उनके मारे गए हैं और 20 के करीब उनके फौजी जख्मी हुए हैं। ये अमेरिकन एतराफ है। अब देखिए, दोनों तरफ से चीजों को एग्जेजरेट तो किया जाता है। जब भी जंग होती है, जब भी जंग होती है ऐसा होता है। ईरान अमेरिकन फौजियों की हलाकतें ज्यादा बताएगा और अमेरिका कम बताएगा, ये तो होगा। लेकिन मैं आपके सामने सिचुएशन फिर भी रख रहा हूं। चीन ने और रूस ने ईरान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी ईरान को पूरा हक है कि वो अपना दिफा करे और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करे, और वो हर लिहाज से साथ हैं ईरान के। उन्होंने कहा जी भरपूर हमायत की हम यकीन दहानी करवाते हैं
ये दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा के अंदर राब्ता हुआ है। चीन ने अमेरिका और इसराइल की खुलकर मजम्मत भी कर दी है और लड़ाई फैलने के खदशे का इजहार भी किया, और यही बात रशिया ने भी की है। रशिया ने ना सिर्फ ईरान का साथ दिया बल्कि ये कहा कि वो इस हमले की मजम्मत करते हैं जो अमेरिका ने और इसराइल ने की है, बल्कि ईरान के दिफा का हक तस्लीम करते हैं और ईरान की भरपूर हमायत भी करते हैं। रूस ने भी वही कहा। लेकिन इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रूस के एक अहम ओहदेदार हैं और प्यूटन के बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत करीबी साथी हैं, दिमित्री मेदवेदेव, ये उनका नाम है। इनके नाम भी लेना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ही कोई नाम है, लेकिन दिमित्री पहला वर्ड है उनका, और बड़े अहम ओहदेदार हैं रशिया के। उन्होंने खबरदार किया है और ये वार्निंग जारी की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुकते तो यकीनी तौर पे तीसरी जंगे अजीम शुरू हो सकती है, यानी एक आलमी जंग लग सकती है। और ये प्यूटन के बहुत करीबी साथी है। इन्होंने कहा अमेरिका ने खुद को और दुनिया को एक रिस्क में डाल दिया है। ये जो अमेरिका ने किया ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब अमेरिका भी रिस्क में है और दुनिया भी रिस्क में है। द इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट लिखी है और ये बात रशिया की ठीक है, चाइना भी ठीक बात कर रहा है कि अमेरिका ने अजीबोगरीब पंगा ले लिया, ये लड़ाई फैल सकती है। द इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि बहुत इम्कान है कि जंग अमेरिका हार जाएगा। और माजी में बराक ओबामा पर इसी बारे में तनकीद करने वाला डोनाल्ड ट्रंप वो कैसे अपने फौजियों को इस हलाकत में डाल सकता है। ये जनाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जिस पे इल्जामात लगाए जाते हैं। देखिए सुहेल अफरीदी ने भी स्टेटमेंट दे दिया, सबने दे दिया। जरा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वक्त जो हुकूमत के हमायती हैं या जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हमायती हैं, जैसे कि फजल रहमान साहब हैं, जैसे कि एएनपी के एमएल वली खान साहब हैं, तो इन लोगों ने बिल्कुल हमायत नहीं की पाकिस्तानी फोर्सेस की उस तरह से। यानी इन लोगों ने जंग को एक गलत चीज करार दिया, जंग रोकने की बात की फजल रहमान साहब की पार्टी ने और एएनपी ने, कैटेगोरिकली उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खड़ी हुई है इस मामले के ऊपर कि नहीं अफगानिस्तान ने ज्यादती की, हमारे पर हमला नहीं करना चाहिए था। ये तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। तो एएनपी और फजल रहमान का मौकिफ तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ है। देखिए ना, अब ये फजल रहमान साहब का आप स्टेटमेंट देख लें, ये बीबीसी के ऊपर छपा हुआ है। हेडलाइन इसकी ये है कि पाकिस्तान की शिकायत जायज मगर अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और दाखिली मुश्किलात का एहतराम भी जरूरी है। ये फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट है। इससे पहले हाफिज हमदुल्ला साहब का स्टेटमेंट भी आ गया था। यानी उन्होंने ये बाकायदा उनका एक बयान जारी हुआ है कि पाकिस्तान की शिकायत जायज है लेकिन अफगानिस्तान की जो दाखिली मामलात हैं उनकी जो खुद मुख्तारी है उसका एहतराम भी होना चाहिए। तो ये उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत पे भी एक तरह का एलिगेशन लगाया। अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती ना तो तबाहियां फिर जानी थी पाकिस्तान के अंदर। जो स्टेटमेंट एमएल वली खान ने दिया है ना, वो स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती ना तो मुल्क के अंदर फतवे लग जाने थे गद्दारियों के। आज तहरीक इंसाफ ने कोई भी ऐसा मुतनाज़ स्टेटमेंट नहीं दिया या किसी भी जगह पे उन्होंने तालिबान की सपोर्ट नहीं की। इसके बावजूद पीएमएल-एन के या एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं और वो जो अकाउंट्स हैं वो लगातार सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल रहे हैं। 24 घंटे भी नहीं गुजरे। देखो मलबा डालना तो पता किस पे डालना, मैं आपको एक बंदे की आवाज सुनाता हूं। ये देखें ये बंदा, और पाकिस्तान की बदकिस्मती है ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा है। ये आवाज आप सुनने जा रहे हैं जियाउल हक की। इसकी आवाज सुने कि ये इन अफगानों के बारे में क्या कहता था। ये देखें। मैं आपको मत ना कर रहा कि अगर खुदा न करे किसी तरह से अफगानों को शिकस्त हो गई है तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान का। ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं ये अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए अगर हम और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाई कि अल्लाह ताला इन अफगान मुजाहिदों को कामयाबी अता फरमाए। उनकी आजादी के साथ हमारी आजादी। आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको तक पहुंचती है तो कल पाकिस्तान की ईद से ईद बन जाएगी। लोग इस चीज को समझते नहीं, वो ये समझते हैं कि रब खुदा जो हमारे के उठ रहा है ये सिर्फ अफगानों के लिए। देखें जी, ये जियाउल हक था जिसने कौम को लगा दिया इस चक्कर में। जियाउल हक की औलाद आज भी, वाह क्या बात है, अरबपति करोड़पति। इसी तरह जो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, उनकी औलादें अरबपति करोड़पति। बेशुमार जर्नैल उस टाइम पे जब अफगान वॉर पाकिस्तान सहूलतकारी कर रहा था और ये उस वक्त जहादी थे सारे तालिबान, तो उस वक्त पाकिस्तान के जर्नैल दुनिया के अमीर तरीन जर्नैल बन रहे थे। आज भी हैं, उनकी औलादें बैठ के खा रही हैं, मौजें नहीं लगी उनकी। तो ये जियाउल हक का स्टेटमेंट है, ये किसी और का नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, ये गंद मारा ही पाकिस्तान की आर्मी ने है। ये जो भी किया इन्होंने किया है। एक जर्नैल आता है वो कहता है जी ये मुजाहिद है, बेहतरीन है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका साथ देना है, पैसे कमा लेता है। दूसरा आता है दुश्मन है मारो इनको, वो फिर पैसे कमा लेता है। तीसरा आता है। अब ये सारा जो है ना ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है। लोग बिला वजह जज्बाती हो जाते हैं, सियासी लोग जो है वो बयानिया की लड़ाई में लग जाते हैं। अब वो अता तारड़ बेचारा बयानिया बना रहा है। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की टीम है, वो पहले सारे बच्चे बुच्चे जो हैं उनकी वीडियोज आई हुई हैं, किसी की गाने की आई हुई है, किसी की किसी और हरकत की आई हुई है, और ये बच्चे अता तारड़ के साथ देखे भी गए हैं कुछ वीडियोस के अंदर। अब ये इन्होंने एक मीडिया सेल बनाया हुआ है ना जिसपे ये ट्रोलिंग करते हैं और ये बयानिया बनाने की लड़ाई लड़ते हैं।
तो ये जालसाजी तो अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ऑर्गेनिक सेटअप है बहुत बड़ा, यानी उनकी सपोर्ट बहुत बड़ी है सोशल मीडिया पे। तो क्योंकि देखें आम जो सोशल मीडिया का सारिफ है वो उसके अंदर एक नाराजगी है, दो वजूहात है। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि आम आदमी का रिस्पॉन्स वैसा क्यों नहीं होता। दो वजूहात है। नंबर एक, ये भारत से आप नहीं लड़े, आप अफगानिस्तान से लड़े, तो यहां पे उस तरह के जज्बात नहीं हो सकते, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अवाम की एक नाराजगी है कि आपने बड़ी बदतमीजी की है पाकिस्तान में और बड़ी बेहूदगी की है पाकिस्तान में, मारा है पाकिस्तानियों को और ज्यादती की है, सियासत में मुदाखलत की है, और उसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं, पूरी दुनिया में आवाजें उठ रही हैं। तो बयानिया की लड़ाई में ये बच्चों से कोई वीडियो बनवा दिया, अच्छा जी, और ये वो पता नहीं क्या कुछ वो कह रहे हैं, 6-7 बच्चे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मजाक उड़वा दिया और सरकारी सतह पे वो वीडियो बना के उसको जारी भी कर दिया। और इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का कंटेंट है, कुछ उसके अंदर नहीं है, वो देख के हंसी आ रही है। किसी नॉर्मल से टिकटॉकर को पकड़ लेते ना और उसे कहते कि हमें कंटेंट बना दो, तो वो इससे कई गुना बेहतर कंटेंट बना देता। ये अभी आप देखेंगे ऑन खोसा का आएगा कोई ना कोई कंटेंट, वो जब भी आएगा तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। एक नया आइडिया होगा, अछूता आइडिया होगा, अकेला आदमी बैठकर काम करेगा और वो ऐसा कंटेंट देगा कि आप हंसेंगे भी, आप इंजॉय भी करेंगे और उसमें आपको मैसेज भी मिलेगा। बेशुमार और लोग हैं, बेशुमार और लोग हैं, उनका कंटेंट आएगा, देखिएगा 30 सेकंड में 50 सेकंड में वो काम कर देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये इस काबिल ही नहीं है। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा इनको समझ ही नहीं है और ये इनकी फील्ड ही नहीं है। ये जबरान इलियास की मिन्नत कर लें तो उनको कह दें जनाब थोड़ा सा कंटेंट बना दें, तो देखो वो कैसा आपको बनवा देते हैं। लेकिन अता तारड़ के बस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बदनसीबी है। देखिए ना, वो कंटेंट इसमें फारग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फारग, स्क्रिप्ट बिल्कुल फारग, एक्टिंग थर्ड क्लास किस्म की, फिर पिक्चराइजेशन भी इसकी फारग है, फिर एडिटिंग बिल्कुल ही फारग है उसके अंदर। तो ये एक गांव में बैठा हुआ टिकटॉकर जो है वो इससे बेहतर काम कर लेता है। देखे ना उसको अंदर जो जुमले हैं वो अफगानियों, भाई आप अफगानिस्तान के सारे लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। आपका जो नेशनल नैरेटिव है वो ये है कि अफगानी अच्छी कौम है, उन्हें ये हक है कि वो अपने हुक्मरान खुद चुने। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये हक नहीं दिया पाकिस्तानियों को कि वो अपने हुक्मरान चुने। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने वहां की अवाम को हक नहीं दिया कि वो अपने हुक्मरान चुने। तो ये अफगानियों कहकर ना एक नस्ल प्रस्ताना किस्म का स्टेटमेंट उसमें दिया, तंदूर पे रोटियां लगाने वाले, ये क्या चीज है? ये कंटेंट है कोई डूब मरना चाहिए, अजीबो गरीब किस्म का कंटेंट बना दिया। इससे अच्छा कंटेंट तो वो चाहत फतेह अली खान जो है वो बना देते हैं, बेहतरीन कंटेंट, इससे बेहतर चाहत फतेह अली खान को देखकर लोग एंजॉय कर लेते हैं। अब पीटीआई पे जो है ना ये जंग डालना शुरू कर दी है, 24 घंटे भी नहीं गुजरे अभी लड़ाई को, और कुछ ड्रोन आकर गिरे। इसकी जो डेवलपमेंट है थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। DGISPR के मुताबिक सैकड़ों दहशतगर्द मारे हैं इन्होंने अफगानिस्तान में, जबकि अफगानिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे 12 जवान शहीद हुए हैं, जबकि अफगानिस्तान जो है वो इससे ज्यादा का दावा कर रहा है। तो दोनों तरफ के दावे अपनी जगह पे, अभी कोई रिपोर्टें वगैरह आ जाएंगी, लेकिन लड़ाई से गुरेज करना चाहिए दोनों ममालिक को। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए और दहशतगर्दी का मसला हमेशा के लिए हल करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये दहशतगर्दी का मसला रहेगा तब तक पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम रहेगी और अफगानिस्तान को भी प्रॉब्लम रहेगी। इस मसले को हल करने के लिए बैठकर बातचीत हो सकती है। ड्रोन आकर गिरे जी एबटाबाद में, स्वाबी में, नौशेरा में, और ये ड्रोन गिराए गए हैं, कुछ आकर गिरे हैं और इनसे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गर्ल्स स्कूल स्वाबी का जो है वो तबाह हुआ, एक उसका एक हिस्सा ड्रोन गिरने के नतीजे में, उसकी फुटेज भी जारी की गई है। तो ये अफसोसनाक चीजें हैं जो हो रही हैं। नवाज शरीफ अभी तक चुप है। मैं अभी देख रहा था, नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, फजल रहमान का भी आ गया, ANP का भी आ गया, पीपल्स पार्टी भी बोल पड़ी थोड़ा बहुत, PTI के भी स्टेटमेंट आ गए, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक बिल्कुल चुप है, कोई बातचीत नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है। पाकिस्तानी एक टिकटॉकर है बख्ती रहमान, ये दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है बड़ी उन्होंने। अब कोई लोग कहते हैं थोड़ा सा ज़हनी तौर पे भी ये हिले हुए हैं, नॉर्मल नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं।